हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अगले इस लेक्चर में हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि जो ब्लड में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, इन पर डिस्कशन होगा। क्योंकि इस समय हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड को डिस्कस कर रहे हैं और ब्लड में हमने दो प्रकार के कंपोनेंट्स आपको बताया था। एक बताया था इसका लिक्विड पार्ट, दैट इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा हमने आपको बताया था फॉर्म्ड एलिमेंट, दीज आर द सेल्स। ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन हम अपने पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में कितने प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये सारा डिस्कशन हम लोग प्लाज्मा में कर चुके हैं। आज अपने इस लेक्चर में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। ये ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है, दीज आर द सेल्स। यहाँ पर आपको टेबुलेट किए गए हैं कि कितने प्रकार की ये ब्लड सेल्स होती हैं। एक एक करके इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो ब्लड सेल्स का पोर्शन है, इसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहता ही है नीट में, तो इस वास्ते थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल रहता है, तो इसको आपको अच्छे से जानना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत आसान है, आप लर्न कर लेंगे आसानी से। आइए देखते हैं कि कितने प्रकार की सेल्स यहाँ पर होती हैं। दीज आर द ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। और इनका जो परसेंटेज होता है, आई डिस्कस्ड इट टू यू दैट इट इज़ अप्रॉक्स 45%। ये जो प्रपोर्शन है ये 45% होता है, बताया था कि नहीं। और हमने कहा था कि ये जो प्लाज्मा होता है ये कितना होता है, दैट इज़ 55%। तो 45% आपकी ये बॉडी सेल्स, ब्लड सेल्स होती हैं। और इसमें भी हमने आपको डिस्कस किया है यहाँ पर कि ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। 3 तरह की सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स। इनमें से पहली जो कैटेगरी है, इनको वाइट ब्लड सेल्स, WBCs कहते हैं। हम इनके बारे में अलग अलग सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई कलर नहीं होता। कलर नहीं होता इसलिए इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूकोस स्टैंड्स फॉर नो कलर, ल्यूकोस कलरलेस। तो वाइट ब्लड सेल्स बिकॉज दीज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंट, किसी भी प्रकार का ब्लड पिगमेंट इनमें पाया नहीं जाता है, इसलिए ऐसी सेल्स कलरलेस होती हैं और इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनको इनके साइटोप्लाज्म के अपीयरेंस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, वेदर इट इज अपीयरिंग ग्रेन्युलर और इट इज अपीयरिंग स्मूथ। अगर ये ग्रेन्युलर अपीयर कर रहा है, व्हेन यू ऑब्जर्व white blood cells under magnifying microscope, you will see that the cytoplasm appears granular. Large number of dot-like structures are found in cytoplasm. You can see easily under microscope when you observe the WBCs. तो cytoplasm अगर granular है तो this will be granulocyte, and if the dot-like structures are not found, the cell is known as non-granulocytes. Here the granulocytes have been categorized into 3 type of cells, and this categorization is on the basis of their specific properties. The property means यहाँ पर staining behavior की हम बात कर रहे हैं, because you do not have any kind of cannot find any kind of pigment here in the blood cells, the WBCs. इनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो इनकी भीड़ में इनको हम पहचानेंगे कैसे? पहचानना जरूरी है। तो इनको पहचानने के लिए ये है कि इनकी सेल्स जो होती हैं इनमें स्पेसिफिक कलर दिया जाता है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी इनकी अलग अलग होती है। इनमें से जो बेसोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स इसलिए कहा गया है, बेसो मीन्स होता है बेसिक कलर, फिलिक मीन्स होता है लविंग, मीन्स दीज टेक द बेसिक स्टेन, देयरफॉर नोन एज बेसोफिल्स। दीज टेक द एसिडिक स्टेन, देयरफॉर नोन एज एसिडोफिल्स, एंड दीज आर कलर न्यूट्रल, देयरफॉर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। तो ये तो हो गया इनकी स्टेनिंग बिहेवियर के आधार पर। इनकी बाकी और जो प्रॉपर्टीज होंगी वी विल कम टू डिस्कस इन डिटेल हियर। नाउ द नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स हियर, दीज आर द मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, वी आल्सो मेंशन अबाउट दीज। हियर यू कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज RBCs। RBCs इनको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। दीज आर नॉट द सेल्स। इनके लिए हम कॉर्पसेल टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हम इनको ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। वन थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट दीज हैव द पिगमेंट, स्पेसिफिक पिगमेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, एंड दैट रेड कलर पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन।
Because of this red color pigment, the population of these RBCs appear red and give the red color to the blood. जो blood red color होता है, that is because of this red color pigment that is known as hemoglobin. We will discuss in detail what is hemoglobin, what is its structure, what is its property. हीमोग्लोबिन की बारे में सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर आरबीसीज के अंदर। फिर हम बात करते हैं जो तीसरी सेल्स होती हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। यस, प्लेटलेट्स, दीज आर आल्सो द सेल्स बट डू नॉट हैव सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, हेंस नोन एज प्लेटलेट्स, और इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दीज सेल्स हैव एक्सक्लूसिव रोल इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड रिपेयरिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम। खून की नलियों में, उनकी दीवार में किसी भी प्रकार की इंजरी होगी, ट्रामा होगा, किसी भी प्रकार की छीजन होगी, कटिंग होगी, तो इसकी रिपेयरिंग करने का काम किसका होता है? ये प्लेटलेट्स होती हैं, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये जितने तरह की सेल्स हैं इनको हमने यहाँ पर टेबुलेट कर दिया है और एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नाउ कम एंड स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। हम इस टेबल को यहाँ पर अब हटा देंगे, यहाँ से मिटा देंगे इसको। केवल हम WBC सबसे पहले डिस्कस करने चल रहे हैं। यस, WBC। वाइट ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स कलरलेस। These do not have any kind of color. Therefore, the term leukocyte is also used for these cells. काउंट की बात करें अगर, संख्या कितनी है? These are about 5,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5,000 से 8,000 तक इनका एवरेज काउंट होता है एंड दिस इज नोन एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यू कैन मेंशन हियर इट इज TLC। ये आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, TLC एंड DLC। TLC DLC अक्सर डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि TLC DLC चेक कराइए आप। तो TLC स्टैंड्स फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये कुल जो है WBCs का काउंट होता है ब्लड में, इनकी टोटल संख्या होती है ये। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो WBCs होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? तो फॉर्म्ड इन येलो बोन मैरो as well as in red bone marrow also. These are formed in yellow bone marrow. बोन मैरो एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर जो बोन कैविटीज में होता है। तो बोन मैरो, येलो बोन मैरो एज वेल एज द रेड बोन मैरो, RBM, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, ये इनमें बनते हैं। हम जब ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। हीमोपोएसिस जब पढ़ेंगे, तीनों प्रकार की सेल्स के निर्माण के बारे में बताएंगे कि ये कैसे पैदा होती है, कहाँ से आती हैं, तो फिर वहाँ पर आप इस बारे में समझ पाएंगे।
ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज TLC, इट इज इक्वल्स टू 5000 to 8000 per cubic mm of the blood. And here the total leukocyte count, it is referred to as TLC, formed in yellow bone marrow and red bone marrow both, लेकिन ज़्यादातर इनकी प्रोजेनी येलो बोन मैरो में बनती है। ठीक है, अब अगर इनका एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन इट इज अप्रॉक्स 24 आवर्स, 24 घंटे। वैसे किसी में एक हफ्ते लाइफ स्पैन होता है, किसी में 2 से 3 दिन होता है, लेकिन एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो 24 घंटे। जब आपसे मेडिकल में सवाल पूछा जाएगा नीट कंपटीशन में, तो आपको एक लाइन में लिखना है कि 24 घंटे इनका जीवन काल होता है, इसलिए यहीं पर निशान लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया एवरेज लाइफ स्पैन। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन WBCs के बारे में। आपको पता है कि इनमें अपना कोई पिगमेंट नहीं होता, तो फिर ब्लड सेल्स में जहाँ ढेर सारी सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो उनके बीच में हम WBCs को, वो भी WBC डिफरेंट प्रकार की हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलो हम इनको RBC तो अलग कर लेंगे, RBC की अपनी पहचान होती है, उस आधार पर देखकर माइक्रोस्कोप में समझ जाएंगे कि RBCs हैं, ये WBCs हैं। लेकिन अब जो WBCs हैं ये आपस में कितने प्रकार की होती हैं, तो इनको पहचानने का तरीका यही है कि जब तक इनको हम कलर नहीं करेंगे आप पहचान नहीं पाएंगे। सारी भेड़ें एक जगह पर ग्रुप में भेड़ है और सभी भेड़ का कलर सफ़ेद है और सबकी हाइट, सबका एज एक जैसा है, सबकी सींगों की बनावट एक जैसी है, कैसे पहचानेंगे? तो इन भीड़ों में उनको एक स्पेशल कलर देंगे और तब पहचान पाएंगे कौन सी भेड़ किसकी है। इस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है कोशिकाओं की, WBCs की, जिनका अपना स्पेसिफिक कोई कलर नहीं होता, तो फिर इन्हें हमें कलर करना पड़ेगा। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है कहीं ना कहीं उसका कॉम्पोजिशन आपस में वेरी करता है और इस कॉम्पोजिशन के वेरिएशन की वजह से ये अलग अलग प्रकार के कलर एडाप्ट करती हैं, अलग अलग तरीके के स्टेन लेती हैं। तो इनमें से एक तो एसिडिक स्टेन लेती हैं, एक बेसिक स्टेन लेती हैं। जो बेसिक स्टेन लेती हैं उनको बेसोफिल्स कहते हैं, जो एसिडिक स्टेन लेती हैं उनको हम एसिडोफिल्स कहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स ये कलर नॉन स्पेसिफिक होती हैं, ऐसी कंडीशन में इनको कलर न्यूट्रल या न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। तो एक एक करके इन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। नाउ कम टू द बेसोफिल्स। नाउ द बेसोफिल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसोफिल्स की। बेसो स्टैंड्स फॉर बेसिक डाइज। बेसिक डाइज आर स्टेन, means take basic color. These take basic color, hence basophils, इसलिए इनका नाम बेसोफिल है। Phils means philic, loving. तो these love to take the basic dyes as their cytoplasm have the acidic composition. जाहिर सी बात है कि अगर बेसिक डाइज से ये कलर लेते हैं तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा? साइटोप्लाज्म एसिडिक। फिर ये बेसिक कलर्स की तरफ इनका अट्रैक्शन होता है। साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है, इसलिए ये ग्रेन्युलोसाइट कैटेगरी में रखी गई हैं। मीन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म द डॉट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स हियर एंड हियर द बाइलोब्ड न्यूक्लियस फाउंड इन दीज सेल्स like this. This one is the bilobed nucleus, and these are the dots appearing in cytoplasm, granular cytoplasm. This one. These are the basophils. Now the count, अगर हम बात करें तो these are 0.5 to 1% ऑफ TLC इनका काउंट होता है। ये अगर हम काउंट की बात करें कि ये जो बेसोफिल्स हैं
ये टोटल ल्यूकोसाइट्स का कितना परसेंट होती हैं? तो दीज आर 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट दीज आर लीस्ट अबंडेंट WBCs. बहुत पूछते हैं कि सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC है वो कौन है? तो दैट इज बेसोफिल्स. आइए और इनकी प्रॉपर्टी की बात करें. ये जो बेसोफिल्स हैं ये जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज में मास्ट सेल के बारे में आपने पढ़ा है, ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर 3 प्रकार के केमिकल्स का सेक्रीशन करती हैं. बेसोफिल्स सेक्रीट 3 काइंड ऑफ केमिकल्स just like the mast cells were secreting in the connective tissues, and these 3 chemicals are known as basophils secrete three kind of chemicals. इनके नाम है हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन. हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन. Mast cells were also secreting such kind of chemicals. ये 3 तरह के जो केमिकल्स यहां पर डिस्चार्ज हो रहे हैं इन्हें मास्ट सेल भी सेक्रेट कर रही थी. तो सबसे पहले बात करें हम यहां पर हिस्टामिन की. derived from the amino acid histidine. यस, आप इसे मेंशन करेंगे. हिस्टिडिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड. आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टामिन का जो जिससे ये डेराइव होता है इसके पीछे कौन सा एमिनो एसिड होता है? तो ये हिस्टामिन होता है. ठीक, ये मॉलिक्यूल जो हिस्टामिन है इसका रिलीज होता है when the tissue is injured without puncture. In blood vessels. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बेसोफिल्स हिस्टामिन का सेक्रीशन उस समय करती हैं जब आपके बॉडी टिश्यूज में ऐसी चोट लगती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स कट नहीं होती, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होती है. यानी कि यूँ समझ लीजिए जैसे आपको किसी ने बंच मार दिया, ऐसे मार दिया, लग गई चोट. या फिर माथे में कभी आपने जो है माँ से चॉकलेट मांगा होगा बचपन में और चॉकलेट माँ ने मना कर दिया होगा और कहा होगा अभी नहीं मिलेगी. आप गुस्से में आ गए और दीवार पे सिर मार दिया. अब दीवार पे सिर मार दिया तो यहाँ पर एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर इतना बड़ा यहाँ पर बन जाता है, एडिमा बनता है आपकी स्किन के नीचे, स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पर. तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के चोट में जहाँ पर कि ब्लड कैपिलरीज रप्चर नहीं हो रही हैं, वो केवल टिश्यू में एक तरीके से फिजिकल इंजरी यहाँ पर हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कट नहीं हो रहा है, तो हिस्टामिन उस लोकल एरिया में सेक्रेट होने लगता है. ये जो हिस्टामिन है ये एक प्रकार का वैसोडाइलेटर होता है. दिस मॉलिक्यूल हिस्टामिन, दिस वन इज ए काइंड ऑफ वैसोडाइलेटर. causes the dilation in blood vessels. Suppose that this is the blood capillary before injury. When histamine releases, widening of this blood vessel takes place, the lumen gets wide. वैसोडाइलेशन इसी को कहते हैं. यहां पर हिस्टामिन ये काम कर रहा है.
Being vasodilator, the histamine causes widening of the blood vessels during such kind of injury that occurs without puncturing in blood vessels and without any kind of bleeding. अगर bleeding नहीं हो रही है, blood capillary rupture नहीं हुई है, तो उस दौरान ये WBC क्या नाम है, बेसोफिल्स ये सेक्रीट करती हैं हिस्टामिन और यहाँ पर नैरोइंग हो जाती है ताकि इस एरिया में ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए, ताकि यहाँ पर जर्म्स का इन्फेक्शन ना हो। आपको पता है कि जिस एरिया में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, दैट इज मोर प्रोन टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। देयरफॉर द प्रॉपर सर्कुलेशन मस्ट बी इंश्योर्ड, एंड इफ यू गेट इंजर्ड इन दिस पर्टिकुलर लोकल एरिया, द हिस्टामिन रिलीजेज फ्रॉम बेसोफिल्स, दिस causes the vasodilation and ensures the better circulation of the blood here. Because the greater circulation of blood takes place here, this area appears inflamed, means the temperature in this particular area rises. This is known as inflammation. तो हिस्टामिन यहाँ पर स्वेलिंग के लिए, चूंकि यहाँ पर जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा बनेगा तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन होगा, जिससे फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा और ECF ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और ECF जब ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो ये पर्टिकुलर एरिया क्या होगी, इसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस लोकल स्वेलिंग इज नोन एज एडिमा। एडिमा ये लोकल एडिमा होता है, जिस पर्टिकुलर एरिया में चोट लगती है वहाँ पर होता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिस्टामिन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बेसोफिल्स, यू नो हियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट हियर द बेसोफिल्स, राइट। बेसोफिल्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन allergic reactions and associated to a specific immunoglobulin molecule, that is IgA. So you should mention here one thing also here. These are associated, histamines are associated to immunoglobulin A and involved in inflammation एंड एलर्जी। बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से बेसोफिल्स का रोल होता है। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, एलर्जिकल रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी, एंड द बेसोफिल्स आर एसोसिएटेड टू स्पेशल काइंड ऑफ एंटीबॉडी दैट इज IgA। While discussing about the plasma, I mentioned you that IgA, immunoglobulin A, is the non-specific antibody and this was found associated to acidophils, mast cells and basophils। मैंने आपको बताया था, तो एक बार फिर यहाँ पर, तो इस तरह से हिस्टामिन का ये काम होता है सेक्रीशन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल दैट इज द एसिडोफिल। नेक्स्ट वन दैट इज एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स टेक एसिडिक स्टेन। कौन से कलर से रंग सकते हैं? एसिडिक स्टेन होता है इओसिन। इसलिए इसको एओसिनोफिल भी कहा जाता है। इओसिन कलर से इनको रंगा जा सकता है, इसलिए इनका एक नाम इओसिनोफिल भी है, राइट। इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, अगर इनके काउंट की बात हम करें, अगर काउंट की बात करें तो दीज आर 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जितना कुल मिलाकर WBCs होती हैं, टोटल ल्यूकोसाइट्स, उनका 2 से 3% कौन पाई जाती हैं? एसिडोफिल्स होती हैं। दीज आल्सो एसोसिएटेड टू IgA एंड इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी। किसी भी प्रकार की एलर्जी में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पर एक बार आप फिर मेंशन कर लेंगे
ये IgA, immunoglobulin A, that is associated to immunoglobulin A associated to the acidophils here, and these are involved in allergy, right? अब इससे अगर हम देखें एसिडोफिल्स, तो इनका 2 से 3% ये केवल होती हैं। इनका संबंध सीधा IgA से होता है, एलर्जी में इन्वॉल्व होती हैं। ये भी न्यूक्लिएटेड होती हैं और शेप जो होता है लगभग इस तरह का इनका शेप न्यूक्लियस का होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है इनका, ये भी क्या होता है, ये डॉटेड होता है, ग्रेन्युलर होता है, राइट। वाइल डिस्कसिंग अबाउट द बेसोफिल जस्ट आई स्किप 2 थिंग्स अदर्स। मैंने आपको हिस्टामिन डिस्कस किया था, लेकिन हेपेरिन और सेरोटोनिन छूट गया था, तो सॉरी फॉर दैट एंड कम टू डिस्कस अगेन हियर। बेसोफिल्स में ये दोनों केमिकल जान लेंगे। बेसोफिल्स में 3 सेक्रेशन हमने आपको बताया था, हिस्टामिन बता दिया। इसी तरीके से दूसरा होता है सेरोटोनिन। इन बेसोफिल्स दिस मॉलिक्यूल इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर अगेंस्ट द हिस्टामिन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान। सेरोटोनिन को हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान एंड इट इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। 5-HTV इसको हम लिखते हैं सेरोटोनिन को। इट इज द सेक्रीशन ऑफ बेसोफिल। ये दूसरा सेक्रीशन था बेसोफिल का, और ये ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन इसका केमिकल नेम है। इन शॉर्ट इट इज आल्सो नोन एज 5-HT। दिस सेरोटोनिन is a vasoconstrictor and this releases when the injury occurs cutting the blood vessels where the bleeding starts। जैसे कहीं पर खून की नली आपकी कट गई है और ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय सेरोटोनिन सेक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस सेरोटोनिन मिनिमाइजेज द लॉस ऑफ द ब्लड थ्रू द वाउंड। तो कहीं पर अगर ब्लड वेसल रप्चर कर गई है, कट गई है, तो सेरोटोनिन का सेक्रीशन होगा। दिस मॉलिक्यूल इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड दिस मिनिमाइजेज द डायमीटर ऑफ द वेसल। सपोज करिए कि खून की नली थोड़ा चौड़ी है, ये है, तो इसको ये सकरा कर देता है। कौन? सेरोटोनिन। इसलिए इसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहा गया। दिस केमिकल सेरोटोनिन। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज heparin. Heparin is a kind of anticoagulant molecule. It is a kind of polysaccharide. You will study in detail while we discuss about the blood coagulation. ब्लड कोआगुलेशन के समय हम आपको हिपैरिन का रोल बताएंगे। जो हिपैरिन है ये एक प्रकार का एंटी कोआगुलेंट होता है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड। जो थर्ड मटेरियल बेसोफिल का सेक्रेट हो रहा था हिपैरिन, दिस हिपैरिन इज एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। It is also secreted from the basophils and this prevents the coagulation of blood while it is circulating inside the normal blood vessels without injury। अगर खून की नली में किसी प्रकार का घाव नहीं है प्रॉपरली, तो एंटी कोआगुलेंट की तरह आपका ये हिपैरिन काम करता है और ब्लड के कोआगुलेशन को रोकता है। इट इज नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। नेचुरल एंटी कोआगुलेंट का मतलब ये हो गया कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड भी कुछ एंटी कोआगुलेंट्स होते हैं। इन सब के बारे में जब हम ब्लड कोआगुलेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे, राइट। तो बेसोफिल्स के ये 2 केमिकल्स अभी हमने स्किप कर दिया था, मुझे ध्यान आया अचानक ये छूट गया, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हमने आपको एसिडोफिल्स डिस्कशन कर लिया, ये इओसिनोफिल्स होती हैं। आप यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरी सेल्स जिनके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, दीज आर द न्यूट्रोफिल्स। नाउ कम टू डिस्कस हियर द न्यूट्रोफिल्स। Now come to the neutrophils. Neutrophils
आल्सो इनका दूसरा नाम क्या है? PMNL, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। In shortcut it is also known as polymorph। इनको हम पॉलीमॉर्फ्स के नाम से जानते हैं या फिर इनको PMNL कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। इसलिए कहते हैं बिकॉज द न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड, न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड। काउंट की अगर इनके हम बात करें, these are most abundant WBCs, approx 60 to 65% of TLC। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का लगभग 60 to 65% कौन पाए जाते हैं? ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एंड दीज हैव मल्टीलोब्ड nucleus here, the cytoplasm here in this case also granular, therefore put in the category of granulocytes. Now this one is the polymorphic nucleus, multi-lobed nucleus, you know, polymorphic multi-lobed nucleus, and these lobes are connected with each other by the chromatin threads। The lobe of nucleus connected with each other by the chromatin threads here। Now the structure appears here like this, multi-lobed nucleus होता है, therefore the name is polymorphonuclear leukocytes। These cells are color neutral and actively phagocytosing cells, actively participating in the phagocytosis of germs। Yes, very important their phenomena is that these can pass out of blood capillaries through the capillary pores। और इनकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डायपेडेसिस। मतलब क्या है कि सपोज दैट दिस वन इज द ब्लड कैपिलरी हियर, दिस वन इज द ब्लड कैपिलरी एंड दिस वन इज द न्यूट्रोफिल। नाउ दिस न्यूट्रोफिल कैन क्रॉस, ये जो पोर्स होते हैं इनमें, यहां से निकलकर ये बाहर आ जाती हैं न्यूट्रोफिल्स। इस तरह से ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियल पोर से निकलकर बाहर आने के इस इवेंट को हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं डायपेडेसिस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होगा कि मान लेते हैं कि कोई लोकल इन्फेक्शन किसी जर्म का हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये ब्लड कैपिलरी से स्क्वेजिंग होती है यहाँ पर और ये न्यूट्रोफिल्स निकल कर बाहर आ जाती हैं। इसी तरीके से आगे हम आपको बताएंगे मोनोसाइट्स भी यही काम करती हैं कि ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलकर जो लोकल जर्म्स होते हैं किसी भी एरिया में अगर हैं तो उनको फैगोसाइटोज, उनको निगल लेते हैं, उनको खा जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। राइट, तो इस तरह से ये इनका फंक्शन है न्यूट्रोफिल्स का। दीज आर मोस्ट अबंडेंट। क्यों कह रहे हैं मोस्ट अबंडेंट? बिकॉज दीज आर 60 to 65%, इसलिए इनको बोलेंगे कि ये मोस्ट अबंडेंट WBCs इन द बॉडी। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBCs होती हैं, कलर न्यूट्रल हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या इनको शॉर्टकट में हम पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। These have the multi-lobed nucleus. Every lobe is connected with each other with the help of the chromatin threads here. Right? तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन डिफेंस में एक्टिव रोल प्ले करना,
Phagocytosis. These prepare a kind of phagocytic barrier, you know. इम्यूनिटी में आप पढ़ेंगे फाइगोसाइटिक बैरियर, जो कि एक जनरल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है, उसमें ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स. तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेनुलोसाइट्स, यू नो. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन ग्रेनुलोसाइट्स. ये जो नॉन ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनमें दो तरह की सेल्स होती हैं. यहाँ पर उनको भी हम मेंशन कर लें, इसी समय मिटा रहे हैं इसको. नाउ कम टू द नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहले हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स. इसमें सबसे पहली सेल है मोनोसाइट. अदर नेम ऑफ दीज सेल्स मैक्रोपोलिसमैन. ये मैक्रोपोलिसमैन लार्जेस्ट साइज होती है इनकी, लार्जेस्ट इन साइज. अगर इनके काउंट की हम बात करें, दीज सेल्स आर 6 to 7% ऑफ TLC. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 6 to 7% होती हैं. मोनोसाइट्स शो डायापेडेसिस. जैसे कि न्यूट्रोफिल्स ब्लड कैपिलरी को क्रॉस करके बाहर आ सकते हैं, उसी प्रकार से मोनोसाइट भी ये काम कर सकते हैं. एंड दीज मोनोसाइट्स कम आउट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड गो टू स्पेसिफिक ऑर्गन. specific organ and become macrophages. जी हां, ये जो मोनोसाइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हियर, मैक्रोफेजेज. दीज आर वॉन्डरिंग सेल्स. मोनोसाइट्स आर वॉन्डरिंग सेल्स. व्हाट आर दीज वॉन्डरिंग सेल्स? का मतलब ये हो गया कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, कभी कभी ब्लड स्ट्रीम से बाहर भी आ जाती हैं डायपेडेसिस के थ्रू, और जहाँ पर भी कहीं लोकल इन्फेक्शन होता है वहाँ पर उसकी खबर लेती हैं. जो जर्म्स बाहर से आते हैं उनको फैगोसाइटोज करती हैं. एक्टिव किलिंग सेल्स होती हैं ये जो मोनोसाइट्स हैं, इसीलिए इनको गश्ती कोशिकाएं कहा गया. जैसे शहर में सिपाही गश्त लगाता है, इसी प्रकार से आपकी बॉडी में जगह जगह ये सेल्स ब्लड स्ट्रीम से बाहर आकर गश्त लगाती हैं और इस बात का ध्यान रखती हैं कि बाहर से कोई इंट्रूडर या कोई घुसपैठिया तो नहीं आया है, कोई पैथोजन, कोई जर्म बाहर से बॉडी में तो नहीं आ गया है. एंड इफ़ इट इज़, तो फिर होगा क्या, निश्चित रूप से उनका सफाया करेंगे. ये जो मोनोसाइट्स हैं, दीज माइग्रेट टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड बिकम मैक्रोफेजेज. मैक्रो स्टैंड्स फॉर लार्ज, बड़े आकार की होती हैं, और फेजी स्टैंड्स फॉर फाइगोसाइटोसिस, खाने का काम करती हैं. बड़े आकार की WBCs जो कि जर्म्स को खाने का काम करती हैं, इनको हम मैक्रोफेज, या दूसरा नाम इनका हिस्टियोसाइट्स भी है. द अदर नेम ऑफ मैक्रोफेज इज हिस्टियोसाइट. ये होती हैं. ध्यान रहे कि ये ऑर्गन स्पेसिफिक इनका नाम भी होता है. मतलब कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में जाने के बाद, जैसे कि ये अगर लंग्स में जाती हैं, तो लंग्स में इन मैक्रोफेज को हम डस्ट सेल के नाम से जानते हैं. ये अगर लीवर में होती हैं तो इनको कुफर सेल्स कहा जाता है. कुफर सेल्स. अगर ये स्प्लीन में होती हैं, दीज आर नोन एज रेटिकुलर सेल्स. अगर ये आपके ब्रेन में होती हैं, माइक्रोग्लिया होती हैं. अगर आपके थाइमस में होती हैं, हैसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं.
इस प्रकार से आर्गेन बेस्ड इनके नाम होते हैं। जिस आर्गेन में ये घुस जाती हैं मोनोसाइट्स, वहां पर इनका एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है। लंग्स में जाकर के डस्ट सेल्स, लीवर में जाकर कुप्फर सेल्स, स्प्लीन में रेटिकुलर सेल्स, ब्रेन में माइक्रोग्लिया और थाइमस में जाकर के हैसल ग्रेन्यूल की तरह से ये काम करती हैं। काम एक ही होता है कि इन ऑर्गेन्स में अगर किसी जर्म का इन्फेक्शन है तो उसको खा करके उसका सफाया करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये आप समझ गए होंगे। माइक्रोपोलिसमेन ऑफ सेल शो द डायापेडेसिस come out of the blood stream and enters into the different body organs and the kill the germs। ये इनका काम होता है। आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए इनको लार्जेस्ट WBCs कहा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज किडनी शेप न्यूक्लियस। मतलब कहने का ये है कि ये जो सेल्स होती हैं इसमें किडनी के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइक दिस रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। These are the monocytes and the last cell that is the lymphocyte. You know, I am not going in detail of lymphocytes. These are of two type, B cells and T cells. Lymphocytes, these are 20 to 25% of total leukocyte count. lymphocytes के बारे में अगर हम देखें, क्योंकि इनका डिटेल आप पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, वहां पर पढ़ेंगे आप इनके बारे में। WBCs, you know the WBCs, lymphocytes produced in lymphoid organs। इसका डिटेल आप पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। ये दो तरह की होती हैं, T lymphocytes और B lymphocytes। ठीक है, T lymphocytes एंड B lymphocytes ये होती हैं लगभग 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC का 20 से 25% होती हैं ये, राइट। अब अगर हम बात करें, ये इम्यून सिस्टम में हमारे एक्टिव सेल्स होती हैं। इनका डिटेल आप पढ़ेंगे अलग चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर में, वहां पर पढ़ेंगे आप। काउंट की अगर हम बात करें, काउंट ऑफ WBCs, इसके लिए हम दो टर्म यूज करते हैं। एक, अगर एक्सेस काउंट है और फिर ये लेस काउंट है। अगर एक्सेस काउंट है, दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, या इसी को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब ये नंबर 11,000 के अप राइज करता है, तो ऐसी कंडीशन होती है, मींस ग्रेटर देन 11,000 cc क्यूबिक मिलीमीटर, ये होता है, ल्यूकेमिया इसको कहते हैं। और अगर लेस काउंट की अगर हम बात करें, सामान्य 5,000 से इनकी संख्या अगर घटेगी तो इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया। ये लेस काउंट होता है, और लेस काउंट तब होता है जब सीवियर इन्फेक्शन होता है। सामान्य तौर पर WBCs का नंबर बढ़ता है इन्फेक्शन होने पर। कौन सा इन्फेक्शन? माइल्ड इन्फेक्शन, हल्का इन्फेक्शन, जैसे वर्म्स का इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन इसका नंबर बहुत तेजी से घटता है तब जबकि सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन, डेंगू का इन्फेक्शन है। जो बड़े इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं वो कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट्स का नंबर रिड्यूस कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक TLC करा करके इनके एवरेज इनकी प्रोजेनी देखी जाती है कि संख्या इतनी कितनी की है, इनका नंबर कितना है, और इस हिसाब से इन्फेक्शन का रेट देखा जाता है कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द WBCs ऑफ द ब्लड। यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया है WBCs सभी प्रकार की इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगला डिस्कशन हमारा अगले लेक्चर में होगा। हम बात करेंगे आपसे RBCs के बारे में, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन के बारे में, और डिफरेंट टाइप की जो एनीमिया होती है और एरिथ्रोपोएसिस के बारे में बात करेंगे। ब्लड का ये चैप्टर थोड़ा टाइम लगेगा, कई लेक्चर्स लग सकते हैं इसमें, थोड़ा डिटेल है ये, तो ध्यान रखेंगे। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हमारा जो होगा वो RBC पर होगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पर। नीट के स्पेशली विद्यार्थी ध्यान रखें, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और हमारे सारे लेक्चर आपको टारगेट कर रहे हैं।
ये सारे लेक्चर जितने भी हैं नीट के विद्यार्थियों को टारगेट कर रहे हैं, वो चाहे एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या MBBS में प्रवेश पाने के लिए कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सारे लेक्चर्स आपको क्रम से मिलते जाएंगे और हम इन पर सीट भी सॉल्व कराएंगे, आपको क्वेश्चन बैंक्स भी देंगे। ठीक है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन इसी पर होती रहेगी, बस आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पुश करेंगे, आपको हमारे सारे नए वीडियो लेक्चर्स प्राप्त होते रहेंगे समय से और आप इन्जॉय करते रहेंगे। आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे लेक्चर्स में हमारे जो है आपको पर्याप्त मटेरियल, क्योंकि जब बुक्स में जाते हैं तो आपको पन्ने बहुत पलटने पड़ते हैं, ये उसका निचोड़ है जो आपको सीधा प्राप्त हो रहा है और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, बी हैप्पी, थैंक यू।